अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। ईद के दूसरे दिन की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद एहसास की हमारी ये ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहूंगी। मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ईद उल फितर का दूसरा दिन तमाम देखने वालों को जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हमारी तस्वीर नज़र आ रही है, ATV की टीम की जानिब से, फारूक हसन की जानिब से, समरा की जानिब से, हम सब की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और कल का पूरा दिन जो ईद का था पहला दिन वो आपके साथ गुजरा और आज दूसरा दिन है, आपके सामने हाजिर खिदमत है। समरा, आपका दिन तो यहीं पे गुजरा सेट बिल्कुल, इन तमाम व्यूअर्स के साथ और सबसे खुशी भी मुझे यही होती है कि मैं कितने सारे लोगों के साथ अपनी इस ईद को सेलिब्रेट कर रही हूँ, कुछ बातें उनको सिखा रही हूँ, कुछ उनसे सीख रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। उनसे कैसे सीखा? क्योंकि हम तो चले उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे फीडबैक के जरिए तो फीडबैक हमें फीडबैक जब मिलता है, क्योंकि मुझे आज मिला ना फीडबैक। तो कल के प्रोग्राम का कैसे फीडबैक? आज मिल गया ना मुझे फीडबैक। अच्छा। YouTube पे गया था ना हमारा शो, इसलिए हमें मिल गया ना। आप मुझे कंफ्यूज ना करें, मेरे जो व्यूवर्स से कनेक्शन है वो डायरेक्ट है। नहीं, आपका कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट है। और बात जनाब ये है कि ये हल्की फुल्की हम गुफ्तगू करते रहते हैं और हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। चेहरों पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। मुस्कुराहट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और जब ईद उल फितर तो वैसे खुशी का त्यौहार है जी, मजहबी त्यौहार है हमारा और हम सब खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन एक ऑब्वियसली एक एनवायरनमेंट ऐसी बनी हुई है पूरी दुनिया में कोविड-19 की, कोरोना की। और अब तो इस खित्ते में भी, हमारे हमसाया मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान भी हो रहा है, इन्फेक्शन रेट बहुत हाई हो गया। हमारे अपने मुल्क में ये ऐसी ईद मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में गुजारी हो जब बाज़ार भी बंद हों और बाहर जाने पर भी मतलब कितनी ज़्यादा इनकरेजमेंट, पाबंदी सच नहीं मतलब, बट ये कि इनकरेजमेंट ना हो, आप सब घर पे रह के हम ईद मना रहे हैं, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लेकिन इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत के बेहतरी के लिए, इंसानियत के फ्यूचर के लिए ये तमाम अमाल बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आज हम परवाह नहीं करेंगे तो यकीनन हम एक बड़ा नुकसान बर्दाश्त करेंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो रुकेगी नहीं। बिल्कुल जी। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे निजात मिले तो अपना भी ख्याल रखें और अपने लिए भी रखें और दूसरों के लिए भी रखें। बिल्कुल। और फारूक कहते हैं ना, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब हम आगे का सुकून पाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत से हमें ये जो बेआरामी हमें मिल रही है कि जी घरों में बैठना है और हम कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, तो वो जो सारे जो एंटरटेनमेंट हमारे हैं उनको अगर हम ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए, ताकि हम आने वाले दिनों के लिए बाकायदा भरपूर तरीके से उन चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकें और एंटरटेन हो सकें। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, मेहमानों की तरफ कहाँ बढ़ना है मुझे बताएं? आगे थोड़ा सा आगे कदम चले ना। अच्छा, हमारे जो मौजूदा मेहमान हैं उनकी तरफ। हाँ, क्योंकि इसको पता है कि हमें, क्योंकि वायर्स लगी होती हैं और माइक लगे होते हैं, तो मैं उठ के चल नहीं सकता, इसीलिए इसने मुझे फौरन कहा। मैं तो चल सकती हूँ। अच्छा ठीक है, चलें फिर चल के दिखाएं। मैं तो चल के दिखा भी दूंगी अगर मेरे प्रोड्यूसर बोलेंगे तो। अच्छा जी, मेहमानों से तारुफ कराएं। बिल्कुल जी, सबसे पहले चलते हैं मेहमानों की तरफ। जब भी मेहमान हमारे दरमियान मौजूद होते हैं तो एक तंज़ो मज़ाक का जो माहौल होता है वो तो होता ही अलग है, लेकिन जो इनकी एक पर्सनैलिटी है तो वो बेसिकली फिक्शन राइटर, तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं। और साथ साथ अगर किताबों के हवाले से बात करें तो अभी भी रिसेंटली उनकी कुछ किताबें आई हैं जिस पे आज हम उनसे बात करेंगे। कोविड में तो उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी है ना, बहुत सारी किताबें लिखी हैं और क्रिटिक भी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमीद शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं भाई? हमीद शाहिद साहब तमगा इम्तियाज, नहायत ही इम्तियाजी शख्सियत। और मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इतने हंसमुख हैं कि हमें फील ही नहीं होता कि हमारा कोई एज गैप है। एग्जैक्टली, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। एज गैप इन दोनों के बीच तो है नहीं, कैसे हो सकता है? मतलब हमारी ज़हनी उम्र एक है। असल में ये दिल जवान होना चाहिए। वरना मैंने जवानों को भी बूढ़ा देखा है। सही बात है, बहुत गहरी बात की आपने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और जो हमारी अगली मेहमान है उनकी तरफ चलते हैं। और अगर स्कल्पचर्स और आर्ट के हवाले से बात की जाए तो बेशुमार काम किया उन्होंने, बड़ा खूबसूरत काम किया और वो भी आपको हम दिखाएंगे भी। ये शौक था उनको, जिस शौक को उन्होंने हमारे सामने लेके आए, ये आलम शौक का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए उनको भी वेलकम करते हैं और उनसे उनके करियर के हवाले से और ईद की तैयारियों के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि आज वो बहुत प्यारी लग रही है। हमारे साथ मौजूद है रिफत शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? रिफत, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी।
और अगली मेहमान की तरफ चलते हैं। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर नुज़रत हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर नुज़रत हमारे प्रोग्राम्स में वैसे भी शिरकत करती रहती हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, और जब खुशी का मौका होता है तो हम इन्हें कभी भी नहीं भूलते। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी और हैं? आप सबको भी ईद मुबारक। खैरियत से हैं? मुबारक ठीक जी, ठाक thank हैं? you। बिल्कुल ठीक आज ठाक। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं मज़े में। कोई कलाम नहीं पढ़ूंगी, कुछ नहीं, आज मैं सिर्फ गपशप करूंगी ईद के हवाले से। और ईद की जो इतनी खूबसूरत बातें होती हैं वो कहीं रह जाती हैं जब वही हम ना, हम- अपने सिर्फ करियर को बिल्कुल। डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी आपकी ईद के साथ कैसे रिफ्लेक्ट करती है, मैं चाहती हूँ आज हम उन पे बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे तो करेंगे पहले बात। मैं हमें हमीद साहब बिल्कुल से बात और करें। मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है उनकी बातें सुनने की, क्योंकि एक दफा ही अपनी बेगम के साथ आए थे और इतनी मजे की बातें उनके साथ हुई थी, वाकई नहीं लग रहा था कि ये इस एज ब्रैकेट के अंदर हैं दोनों हाँ, के। और वाकई वो में लग रहा उन्होंने था आना था उन्होंने आना था, लेकिन जाहिर है आप जानती हैं कि ईद वाले दिन तो मेहमानों का रश होता है, तो उन्होंने पीछे आपने इनकी बात पे गौर नहीं किया। मैंने कहा एक दफा इनकी बेगम साथ आई थी और इतनी मजे मजे की बातें, मैंने कहा उस दिन इनको भी नहीं पता था कि इनकी बेगम साथ आई, इसीलिए मजे मजे की बातें। हाँ? तो वो देखे वो भी बूस्टर है हमारा। यस और बड़ा मजे का ये है कि जितनी भी तकरीब होती हैं शहर में अदब के हवाले से, कोई मुशायरे हो रहे हैं, कोई अदबी तकारीब हो रही है, तो माशाअल्लाह। मेरे साथ होती हैं। माशाल्लाह। हत्ता कि हम इंडिया जब गए तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में जाने का तो वहाँ भी मेरे साथ थी, हम दुबई गए तो हम इकट्ठे अच्छा। गए, हम कराची जाते हैं कॉन्फ्रेंस में तो वहाँ भी इकट्ठे जाते हैं। तो हमीद साहब ये कोरोना में तो सारे लोग तो बंद होके बैठे हुए, आपने तो मेरे ख्याल में 4-5 किताबें आपने। देखिए ये ऐसा है कि कोरोना तो आपको ये कहता था कि घर में रहो और घर वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे करो। आपने कहा वो तो ऑलरेडी है। वो नहीं हो सकते थे। 60% अमरीकियों की तरह ना हो जाओ जिनके केसेस रिपोर्ट हुए थे होम वायलेंस के, कि घर पे जो ना वो रहे, उन्हें रहना पड़ा, तो पता ये चला कि मियां बीवी आपस में झगड़ रहे थे। सही। उफ तौबा। तो जब घर में आपको अच्छा माहौल मिलेगा तो फिर आपको काम करने का दिल भी करेगा। बिल्कुल किस तो पे लिखे ये हैं आपने? ऐसा है कि बेसिकली तो ये मेरे 6 मजमूए थे पहले फिक्शन के, इसमें अफसाने हैं, नावल है, तो इनका मजमुआ एक इकट्ठा संगमील ने छाप दिया, बहुत खूब। इसके अलावा ये अफसानों का अलग से मजमुआ है, इसका नाम था हैरत का बाग। ओके। हैरत का बाग। हाँ, हैरत का बाग। ये जिंदगी दरअसल तभी आपको लुत्फ देती है जब आप बच्चे की हैरत के साथ बिल्कुल। आप इसे चीजों को देखें, मतलब मैं हर और चीज़ जब हैरत से आप देखता बड़ा होके और कहें कि मुझे सब कुछ पता है हाँ, तो और वो आपके उसमें- अंदर से हैरत में नहा हो जाए, हाँ। तो फिर जिंदगी लुत्फ नहीं देती। क्या अपने अंदर के बात बच्चे को कभी नहीं मारा। आपने बच्चे को मरने नहीं देना। और वाकई आप यकीन कीजिए कि आप जितने ज्यादा पढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा आपके पास इल्म होता जाएगा, आपको उतना ही नजर आएगा कि आपके पास तो कुछ नहीं है। हैरत आपके पास बेतहाशा है, सही। आपके पास हासिल करने को बेतहाशा है। जिसके पास थोड़ा इल्म होता है ना, वो उस नशे में होता है, शायद मैं बहुत सही कुछ बात। हूं। जिसके पास ज्यादा होता है उसे पता होता है कि मेरे पास कुछ उसको नहीं है। डिस्प्ले करने की जरूरत उसे नहीं है। डिस्प्ले करने की भी जरूरत नहीं होती, उसे पता होता है कि जो मेरे पास है, ये कायनात बहुत बड़ी है। आप देखिए ये जमीन है, जिसे नहीं पता कि ये जमीन कितनी बड़ी है, सही बात है। वो तो एक मेंढक के कुएं के मेंढक की तरह रहेगा ना, उसे कहेगा बस ये दुनिया है मेरी। इन्हीं के साथ वो लड़ रहा होगा, झगड़ रहा होगा, इन्हीं के साथ अपने तस्फिया कर रहा होगा, जी। किसी के साथ जायदाद का झगड़ा, किसी के साथ अपने मकान की थोड़ी सी दीवार इधर हो गई है उसका झगड़ा, किसी के साथ बच्चों का झगड़ा। लेकिन जिसे पता है ये दुनिया तो बहुत बड़ी है भाई, इस मुल्क से जाएंगे बाहर तो बाहर एक और मुल्क भी है, इस दुनिया से उठ के ऊपर जाएंगे और ऊपर जाते जाएंगे तो ये पता चलेगा कि ये तो एक सितारा सी ऊपर से नजर आ रही है, एक छोटा सा टुकड़ा सा है, एक जो जैसे आप ये बोतल पड़ी है ना, आपका इसका ढक्कन आप देखें, इस ढक्कन जितनी आपको ऊपर से नजर आएगी। बिल्कुल आप उसे जूम इन करते हैं, ये दुनिया बड़ी होती जाती है, फिर कहीं जाके जूम इन करते 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 नीचे आते हैं तो फिर कहीं इंसान नजर आता सोफे है, पे हमीद साहब बैठे हैं। एक छोटा सा इंसान इंसान ऐसा जो मक्खी जितना शायद आपको नजर आएगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो। तो इंसान की तो वक़्त ये है क्या इस पूरी खूबसूरत कायनात है। के अंदर, बहुत बहुत अच्छा। इसकी कायनात के अंदर, तो फिर हमें किस बात पे लड़ना है भाई, फिर बिल्कुल। इस कायनात की इसको समझने की जुस्तजू करनी चाहिए। तो वो हैरत का बाग दरअसल इस हवाले से है। अच्छा जी। और ये जो है सांस लेने में दर्द होता है, कमाल। ये कोरोना के बुनियादी तौर पे जो जिंदगी है, जो आप एक एक सांस लेते हैं, अगर तो आपके अंदर हिस्से मौजूद हैं, जिंदा हैं, हिस्से मर नहीं गई, अंदर हिस्से आपकी जिंदा हैं, तो आप महसूस करेंगे कि हर सांस आपसे कुछ ना कुछ कीमत वसूल कर रहा है। तो वो इसके ऊपर बात, अंदर का आदमी, मेरे ये अफसानों को इरफान जावेद ने मुरतब किया और उन्होंने ये डिस्कवर मतलब ये किया जैसे बेसिकली
ये जो आदमी जो है ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ बाहर के मंजरों पे यकीन रखता। ओके ओके। ये तो वो है जो इंसान के बातिन में उतरता है और उसके वजूद के अंदर जो कुछ मौजूद है उससे मुकालमा मतलब घर का भेदी वाला नहीं है ये अंदर का। ये घर का भेदी, ये घर आपका अपना वजूद है, सही। ये आपका अपना वजूद है और ये वजूद एक कायनात है। जिस तरह आपके सामने एक बड़ी कायनात मौजूद है ना, उसी तरह ये आपका वजूद भी एक कायनात है। इसके अंदर आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि आप पूरी कायनात को इसके अंदर महसूस करेंगे। एक देखें, खुदावंद करीम ने अगर आदमी को अपना नायब बना के जमीन पे भेज दिया तो ऐसे तो नहीं भेज दिया ना, सही। इसके अंदर तो बहुत कुछ रख दिया है अपनी वाली खूबियां भी तो खुदा उसमें वो रखी है, अपनी खूबियां उसने इसके अंदर डाल दी। ये मंटो के हवाले से एक बहस है बहुत तवील, बड़े मजे की बहस है। हमारे शमस-ए-रहमान फारूकी साहब ने इनकी कुछ ताबीरें की थी, इनके अफसानों के, जो मरहूम हो गए, सबसे बड़े आपके अभी कुछ ही लिखने वाले, अभी दिसंबर में कोविड की वजह से हो गए। उनके एक जो उनके अफसानों का एक तो मैंने एक और काम है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनको मैंने उनका मजमुआ भी यहाँ से पाकिस्तान से छपा और वो मैंने मुरतब किया यहाँ पे। ये बहस असल उन्होंने जो ताबीर किया उनसे इख्तलाफ की है, आपने इख्तलाफ उनकी मोहब्बत में वो मुरतब किया, ये उनसे थोड़ा सा डिसएग्री ये किया। और ये जो है गुफ्तगू बुनियादी तौर पे मेरे मुकालमे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कि जो फिक्शन के हवाले से और आप जिंदगी को जिस तरह जुस्तजू कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उसके हवाले आप शायद बता रहे थे कि ये टाइटल्स आपकी बहू बनाती है। हाँ, ये बात तो जाहिर है। अब हमारे पास इतने बड़ी आर्टिस्ट बैठी हैं और मैं अपनी बहू को अब मशवरा दूंगा समिया को कि वो इनके पास जाए, उनसे राब्ता करे। तो ये जो टाइटल है ये समिया का बनाया हुआ है। इसी तरह ये टाइटल भी जो है समिया ने, ये आयल में ये भी उसका काम है। बहुत सांस लेने में दर्द होता है, आप देखिए खिड़की तो बना दी है लेकिन साथ ही उसका सांस लेने का तस्वर भी मौजूद है और उसके पेन का तस्वर भी जो है, चलती हुई सांस का, वो मौजूद है। इसी तरह ही हैरत का बाग का जो है ये टाइटल भी उन्होंने, ये कलर से बहुत खूबसूरत लगा है जी। मतलब ये वो चीजें हैं ना जो इमेजेस ही सारा सिलसिला बयान कर रही हैं। वो छोटा सा कि आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, तो वो हर वक्त उसमें मगन रहती हैं और हम उसे देखते हैं और खुश होते हैं और तवानाई पाते रहते हैं। क्या बात है। ये और रिफत, आपको कितनी तवानाई मिलती है अपने काम से? कितना क्रिएटिव आप समझती हैं कि आप हैं? क्रिएटिविटी की तरफ मैं अगर जाऊं तो मैं जब ये पूरी कायनात देखती हूँ तो मैं पहले जब कभी मुझे कोई कह दे कि हमें ये बनवाना है तो मैं उसके लिए कुछ क्रिएट कर रही हूँ। क्रिएट करके मैंने जाके उसको प्रेजेंट कर दिया। उस पर मैंने जब कायनात देखना शुरू की तो मुझे हर जगह वो चीज़ नजर आना शुरू थी। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया, इस कायनात में पहले से मौजूद था। आपने तो सिर्फ एक सही जगह प्लेस कर दी उस चीज़ को। तो ये हर दफा फिर वो एक मेरे अंदर एक अजियत और जुनूनी सी कैफियत आ जाती है कि नहीं कुछ ऐसा भी तो करूँ जो पहले से मौजूद ना हो, लेकिन हर दफा मुंह की खानी पड़ती है कुदरत से कि हर दफा कहीं ना कहीं पहले से मौजूद होता है। अच्छा, रंगों का सारा ये खेल होता है जब आप कोई पेंटिंग कर रहे होते हैं या कोई भी आर्ट होता है तो वो रंग से रिलेट करता है। आपका कोई ऐसा फेवरेट कलर जिसके साथ आप चाहती हो कि जी मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स में उस तरह से उस रंगों में इर्द गिर्द वो रंग मौजूद हो? दर मेरी हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि जो रंग पहले से मौजूद अल्लाह की तरफ से है मैं उन्हीं को रेप्लिकेट करूं, क्योंकि वही इंतहा के खूबसूरत थे तो अल्लाह ने वहां लगाए। उनके उस पे हम उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब बात की जाती है कि क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, गाड़ी का रंग कैसा होना चाहिए, तो वहाँ मेरे रंगों में चॉइसेस बदलना। जैसे मैं गाड़ी मजेंटा कलर की मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मेरे बचपन से मुझे मेरी फेवरेट थी। मैं अपने अब्बू से कहती थी कि मैंने जब बड़े हो जाना है तो मैंने मजेंटा कलर पूरी दुनिया से बैन करा देना है, वो सिर्फ मेरे स्टूडियोज में यूज हुआ करेगा। तो आप कब बड़ी होंगे? मैं भी वहाँ तक वही वाली बात हमीद साहब की, दिल जवान होना चाहिए तो फिर आप बुढ़ापे में भी बूढ़े नहीं होते। और ये बात मेरे बचपन की है तो शायद मुझे लग रहा है कि आपने मुझे सही बताया कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे मजेंटा कलर बैन करा देना चाहिए। इसी मदद की बात पे जनाब एक अच्छा से प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारी गपशप यहाँ पे गुफ्तगू जारी रहेगी, आपने जाना कहीं नहीं है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आए। स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। ईद ए एहसास हमारी ये ट्रांसमिशन है। आज ईद का दूसरा दिन है। बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार गपशप हो रही है, क्यों फारूक? जी बिल्कुल। और यहाँ पे हम यकीनन जो माह सियाम की पूरी ट्रांसमिशन में आपके साथ है, हमने इस दफ़ा अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया। बेशक मौसम के हवाले से भी मौसम भी ठंडा रहा और ज़्यादा दिनों में, ज़्यादा रमज़ान में, और सवाए कराची के, ऑब्वियसली कराची में थोड़ा सा बेचारे तो महरूम ही रहते हैं, बाकी जगहों पे काफ़ी अच्छा। तो स्कल्पचर की बात हो रही थी, तो बेसिकली व्हाट्स द मोडस ऑपरेंडी? तो आपके प्राइवेट लोग भी आते हैं कि जी हमारा मुजस्मा बना दें, या कोई
स्ट्रक्चर बना दें, या फिर आप गवर्नमेंट लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करती हैं, मैक्रो मैं लेवल? असल में हमेशा फारूक को अपना बनवाना है। नहीं सर, इसका सवाल का जवाब सोच समझ कर दीजिए। ये सब मैंने बनवाना था, मैंने इनसे आते साथ ही पहली बात ही पूछी, लेकिन इन्होंने जो कीमत बताई है उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इनसे मज़ीद बात करूं। मैं हर तरह का काम कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन यह है कि जो कमीशन वर्क है वो इतना ज़्यादा है कि प्राइवेट की तरफ में आ नहीं पा रही। ओके, जी, अभी मैं सरकार का काम और आर्मी का काम, ये दो काम ज़्यादा फोकस पे रखती हूँ। उसके बाद ठीक मैं है। प्राइवेट वर्क, क्योंकि मेरा सेटअप बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं छोटा काम लेते वक्त मुझे फिर उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे बिल्कुल वो पता है, जब फैक्ट्री में एक छोटी चीज़ बने तो फैक्ट्री के चार्जेस आपको ज़्यादा पड़ना शुरू हो बड़ा काम। वो तो सारी अच्छा, चीजें मैं- accumulate अच्छा, कर ऐसा है कि कभी कभी आदमी का दिल करता है, मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं ये काम करूं और किसी आदमी को प्रेजेंट कर दूं ताकि उसका दिल खुश हो जाए। और मेरा दिल करता है कि एक अच्छा सा चेहरा मुझे नजर आया तो मैं इसकी तस्वीर बना ये सब दूं। जो कीमत वो बता रही है वो कभी भी उनका नहीं, दिल उस नहीं पे चाहता। कीमत की नहीं, जरूरत मैं नहीं होती, ऐसा वो तो अपने बार-बार लिए कर कर रहे सकती हूँ होते और हैं। मैं कर लूंगी, फिक्र अच्छा, ना कीजिए। मतलब नहीं, 18 लाख लेकिन का- एक और रिफत ने एक और चीज की तरफ ध्यान दिलवाया है। उन्होंने कहा मैं छोटा काम नहीं करता। नहीं, छोटा अच्छा, अब ये गुफ्तगू जो जा रही है उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इनका काम हम देख लें, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपने अपना मुजस्मा बनवाना है या नहीं कीमत बनवाना पे है। मैं अभी मेरा दिमाग अड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन नहीं, इस सिलसिले में पहले मैंने- स्टूडियो विजिट करना पड़ेगा। मैंने हाँ, पहले actually स्टूडियो विजिट करो। सवाल वेलकम, सवाल नहीं इसलिए आना मैंने होगा जब पूछा आप लोग था कदम रंजा होंगे। कि मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि मैंने अक्सर ममालिक में बाहर देखा है कि जो लेजेंड्स होते हैं इनके यहाँ, जो बहुत फेमस लोग होते आप हैं, ये सब कहना चाह रहे हैं आप लेजेंड हैं? उनके नहीं, आप कर लें बात। उनके मुजस्मे जो है ना, मतलब जैसे इंडिपेंडेंस स्क्वायर है वहाँ पे श्रीलंका में, या उधर वो लगे हुए हैं बड़े बड़े स्टैचू। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा तरीका है खराज तहसीन पेश करने का, ऑब्वियसली यू नो। तो अब बहुत सी ऐसी जगह रिक्रिएशनल स्पॉट्स हैं या पार्क्स हैं जहाँ पे हम इस तरह की चीज़, तो क्या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट अंडरवे है या किसी पे काम हो रहा है? अभी इस वक्त मैंने बाबे पाकिस्तान के साथ काम किया। बाबे पाकिस्तान का जो बुनियाद थी वो ये थी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में महाजिर कहाँ से इन हुए थे, तो उस रास्ते को या उस जगह को जहाँ वो आके उन्होंने पैराव डाला था उसे बाबे पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, ये उसका ऑफिशियल नेम है। तो उसके हवाले से कि वो किस तरह से, किस रूट से आए, उनका क्या रुख था, उसके ऊपर मैंने अभी काम की रिसेंटली, क्योंकि अभी वो प्रोजेक्ट उस पर काम हो रहा है, इसलिए उसकी ज़्यादा अभी डिटेल्स मेरे पास नहीं है कि मैं पिक्टोरियल फार्म में आपको दिखा सकूं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप कह सकते हैं कि खराज तहसीन दिया गया उन तमाम लोगों को कि कितनी मुश्किलात के साथ जहाँ आए, और फिर आगे आके स्कॉट लीडर्स ने उनके साथ कैसा बिहेव किया, और हमारे जो सरकार थी उन्होंने कैसा बिहेव किया। पूरा एक पिक्चर है 7x4 के फ्रेम के अंदर। और ये स्कल्पचर्स जो आप बनाती हैं ये सिर्फ पर्सनैलिटीज़ नहीं है, ये लैंडस्केप्स भी हैं और इस तरह? हर तरह का काम है। जहाँ आप खराज तहसीन की बात करें तो मैंने मेरे पाकिस्तानी हीरोज को बहुत दफ़ा खराज और तहसीन आपने दिया काफी सारे अच्छे हमारे सरकारी एसेट्स के हवाले से भी काम किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं चाहूंगी कि हम उस पे एक नजर भी दौड़ा लें ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए, हम कहाँ देखें दौड़ा के जाना, मतलब दौड़ानी कहाँ ऑन है? स्क्रीन अच्छा, दौड़ानी स्क्रीन है। आप दौड़ा। हमें सब अक्सर कहती है अच्छा जी आइए हम चलते हैं फलाने, मैंने कहा वो इधर ही बैठे हैं, कहाँ जाना है? वो उसने कहा नजर वो दौड़ाते आपके हैं। ध्यान को वहां लेके ध्यान जाना को चाहते हैं। लेके जाते हैं। दिखा ये डाइवर्ट समझ- करती है। चले आइए देखते हैं जी। ये 3D इफेक्ट है, जरा हमें बताती भी जाइएगा। ये सियालकोट का घंटा घर है। ये मैंने क्योंकि सियालकोट को एक जगह प्रेजेंट करना था तो उसके लिए मैंने उनके सिंबॉलिक जो उनका एक राउंड अबाउट था उसको ले लिया सियालकोट को अच्छा, प्रेजेंट अच्छा, करने के लिए। अच्छा। ये नूर महल बहावलपुर है, यहाँ पर म्यूजियम्स को डेवलप किया गया था, तो उस हवाले से मैंने यहाँ पर काम किया था। सही है ये। ये वाह, ईगल का स्कल्पचर है। nice. ये बहुत छोटा सा साइज का, आई थिंक 4 फुट का है ये। अच्छा, अच्छा। लेकिन छोटा उसने किया काम, आप कह रहे थे ना नहीं किया कायदे ये कार्डन का पोर्ट्रेट है, लेकिन ये डिजिटल पेंटिंग है। अच्छा, ये डिजिटल ये एक हिस्ट्री मोनूमेंट है जो इस वक्त जेलम में मैंने प्रोजेक्ट किया। इसके अंदर मैंने मंडाला ब्रिज जो कि जेलम की डिवीजन है, उन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान यानी कि इंडिया से कैप्चर किया था, और जेहलम रिवर, इलामा इकबाल और कायद आज़म दिखाए इसके अंदर। वाह वाह जबरदस्त। ब्रॉन्ज जी, ये नूर महल के अंदर जो म्यूजियम्स डेवलप हुआ है उसमें अच्छा। मैंने ये दिखाया कि सादकान साहब ने सॉरी जो वहाँ के नवाब जिन्होंने हुकूमत नवाब की वहाँ सादिक। पर, जी नवाब सादिक जो थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनकी सर्विसेज मैंने उसमें दिखाई थी। अच्छा, ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा जी। एक एक प्रोजेक्ट। जब भी तो 17 लाख 18 लाख ये ऐसे 18 नहीं। फीट की वॉल है, और ये इस वक्त 5 फुट बाहर है उससे अच्छा, दीवार से। वाओ, ये कब से कर रही हैं आप? 2005 से। माशाल्लाह।
और ये पता कैसे चला कि मतलब मैं इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को भी जो है वो प्रोफेशन के तौर पे लेके चल अम्मी से सकती हूँ? बेतहाशा डांट खाने के बाद जब अपने ट्राउजर पे भेज तहाशा पेंट वो स्केचेस बनाती थी तो अम्मी को जब दौड़ने पड़ती थी अम्मी भी मुझे डांटती थी। अच्छा, ये जो ऑयल पेंटिंग है ये किस तरह, ये क्या सोच के तख्लीक की इसको? ये एक मैस था, उनकी एक दीवार खाली थी, वो चाहते कि हमारी एंट्रेंस पे फौरन से हमें हिट कर जाती है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा था एक 3D पेंटिंग मैं आपको बना कर देती हूँ। तो एक पेंटिंग है, एक जो दीवार का साइज होता है 10 फीट बाय 8 फीट की होगी या 7 फीट की होगी। ये तो वही है ना जो आप कह रही थी उभरी हुई? जी, ओह ये वाह। म्यूजियम्स के ऊपर से अब आप नीचे बताएं फारूक। मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, बहुत ज़बरदस्त। है ये ना? बता क्या रही कहना 2005 से जी? कर रही हैं, यानी 16 साल से माशाल्लाह आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी नाइस। हमारे लिए वाकई में काबिल फख्र है। When I was so young. वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो आपकी और भी कंटेम्प्रेरीज हैं, मतलब और लोग भी इस फील्ड में हैं आपके, ये जो आप कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आ चुके हैं अब तो, पाकिस्तान में इसका बड़ा ट्रेंड हो चुका है। Okay. जैसे कि 2007 में पहली दफा यहाँ पर मैं 3D कंसेप्ट को लेकर आई थी, क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ रही थी साथ में आपने तो के 22 मालिक से को डिग्री किया, बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने इंटरनेशनली रिनाउंड एक हमारा इंस्टीट्यूट है शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, मिशिगन स्ट्रीट के ऊपर, यूएसए। CIA मिशिगन में। जी, CIA तो मैंने कभी नहीं उसका नाम सुना। मैं शिकागो तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट ना? हाँ CIA बोल सकते हैं, लेकिन वैसे बोलते हैं हमेशा उसको पूरा अच्छा ही चलो है। थोड़ा सा अब ईद के हवाले से भी आ जाते हैं। इतना खूबसूरत तैयार होकर आई हैं, कुछ और चीज़ें भी पूछते हैं। और इतने शोरा और इस तरह के लोगों में भी आपकी मुलाकात रहती होगी, और आज भी कितने उम्दा मेहमान आज हमारे साथ फख्र है मुझे कि मैं आज इन है लोगों ना? में बैठी हुई हूँ। तो कोई जैसे होता है ना कि गाना पसंद होता है या शायरी की तरफ ज्यादा रुझान होता है, अभी क्या आप आपसे कहीं समझती गाना हैं? गा के सुनाएं, मैं आपको बता रहा और हूँ। फिर आप सबने भाग जाना है। कोई बात नहीं, उसकी गारंटी हम देते हैं। हम भाग आप नहीं सकते, गाने नारे वाली तारे बने। लगेंगे। जहाँ शौकिया एक होता है ना इंसान को कि सुनने का शौक होता है, महफिलें अटेंड करने का शौक होता है इस तरह की। क्लासिकल म्यूजिक वैसे भी आपको पता है कि वाह, वो फनून ये तो लतीफा है। से जो जिनका वाबस्ता ताल्लुक होते है हैं वही उनका ये होता है कि वो क्लासिकल म्यूजिक पे जाते हैं, इसलिए कि उन्हें पता होता है कि बुनियाद क्या है म्यूजिक की। जो ही वो कोई आम सा गाना सुनते हैं तो उन्हें अजीब कोफ्त होती है कि ये तो अपनी बुनियादों से ही हट गया है, इसके ना वो राग है, ना वो कंपोजिशंस है, ना वो पोइट्री है। तो वहाँ फिर उलझन की वजह से मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ, या तो अगर मैं फिर भी अगर पोइट्री पे चली जाऊँ तो मैं लोक की तरफ चले जाती हूँ कि लोकगीत हम सुने। अपने बड़े अच्छे खूबसूरत सिंगर्स हैं हमारे, आबदा परवीन हैं और अताउल्ला ईसा खेलवी हैं हमारे यहाँ। तो अगर फिर हम पोइट्री की तरफ आ जाएं तो आजकल एक नौजवान शायर है अम्मार इकबाल उनका नाम है, वो इस वक्त एक नई टेक्निक पे काम करें। मैं स्पेशली आपके साथ बात करना चाहूँगी, वो प्रोनेट पे काम करें। वो इतनी खूबसूरत प्रोनेट बनाते हैं कि मैं उनकी शायरी से वाकई ही बहुत ज्यादा हाँ जी, मार के और कई नौजवान आए हैं, ऐसा हाँ। नहीं है, बड़े नए नए लोग आए हैं और आदमी हैरान होता है यार कि ये कैसे कैसे खूबसूरत शेर वो कह रहे हैं। और हमारे यहाँ बिल्कुल एक पूरा ग्रोह आ गया है हाँ। शायरों का। और यहाँ नहीं, यहाँ से मुल्क से बाहर भी जाते हैं, मुशायरे पढ़ रहे हैं सारे मिलके, और पूरा एक ग्रुप जो है वो पता चलता है कि आप फलां जगह पहुंचा हुआ है, फलां जगह पहुंचा हो, और इतने मजे से वो शेर कह रहे होते हैं। पूरी अच्छा, ये गजल जो अभी थी। बात कर रही थी ना इसकी सुनने की गाने, हम क्यों लोग जाके क्लासिक की तरफ चले जाते हैं सुनने के लिए, या आपके जो रवायती म्यूजिक है उसको सुनना चाहते हैं? उसमें एक ठहराव है जिसको आप सोच रहे होते हैं, आप कोई काम कर रहे हो तो ये क्रिएटिव काम जो है ये आपको पूरी लगन और तवज्जो आपको चाहिए होती है। और ये जो दूसरा है जिसमें आप बीट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा आप साउंड जिसमें ज्यादा आती है, तो वो ज़ाहिर है आपके ख्याल को मुंतशिर करता है, मुंतशिर करता है। तो आप उसकी तरफ इसलिए नहीं जाते। सही। कौम में तरबियत का फर्क है ना, तरबियत कि जो असल है और जो क्लासिकल है वो तरबियत के नहीं, साथ है। तरबियत से ज्यादा मैडम देखें, बात ये है वो जो कह रहे हैं कि जो हमारी रूट्स है ना म्यूजिक की, वो इतना सूदिंग इफेक्ट था, वो अब शायद उस लिहाज से आपको क्योंकि वो नहीं, असल आप है ना। लेकिन डिस्पोजेबल भी तो हो गया ना म्यूजिक आपका। अब आप देखें, आप पुराने गाने आप भी सुनेंगे, आपको अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। और जो कल आपने जो नए हैं, बिल्कुल, जो उनमें, लिरिक्स हैं वो आप देखें रिदम के ऊपर चल रहे होते हैं, और पता ये चलता है कि आज आया और कल के बाद आप भूल गए। उनके नहीं, आप उनको लिरिक्स को अच्छे होंगे ना, उनकी शायरी आप देख रहे हैं। इस मामले में हमीद साहब मैं कहता हूँ जो हमारे मिली नगमे हैं वो देखें आप 70s 80s 90s अभी तक हम वही हैं। नया तो कोई वजह क्या आया है? ही नहीं।
उसका सबब यही है कि उनमें म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक अच्छा, उनका मेलोडी म्यूजिक है, अच्छा है और शायरी, उनकी शायरी अच्छी, शायरी कमाल शायरी है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही, ए वतन प्यारे वतन पाक वतन। वो तो खैर एक से एक बढ़कर माशाल्लाह से, और डॉक्टर शाइस्ता भी इस बात से एग्री करेंगी कि जब एक शायरी का और इस तरह का एक सिलसिला आपकी जिंदगी में बन जाता है तो फिर आपको इस तरह की मुख्तलिफ चीजें भी पसंद आने लगती हैं। देखिए ना, जैसे हमीद शाहिद साहब जिक्र कर रहे थे अपने घर के माहौल और अपनी बेगम और बहू का, तो वो जो मोटिवेशनल स्पिरिट है इनको घर से मिल रही है। हाँ। देखो ना, इनको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ा। अगर कोविड की वजह से हम लोग घर में कैद भी हो गए हैं तो हमने वक्त जाया नहीं किया। इतनी सारी किताबें इनकी 1 साल की तख्लीक हैं वाकई मुश्किल से। बिल्कुल। इसका मतलब है कि लिखने पढ़ने का और क्रिएटिविटी का माहौल जो है घर से मिल रहा है, तो ये मिलता रहना चाहिए जैसे इनको मिल रहा है, घर से तरबियत में आया है। और वही वाली बात है कि आजकल के मुआशरे में जब जाहिर सी बात है तब्दीली आ रही है हर लिहाज से, तो खवातीन के लिए भी कितनी अपॉर्चुनिटीज अब ज्यादा बढ़ रही हैं, उनको जराए दिए जा रहे हैं कि हाँ जी अगर वो अपना उनके अंदर हुनर है वो उसे लोगों के सामने लेकर आए। एक्सपोजर बिल्कुल बहुत अच्छा है ये, और आजकल की यंग जनरेशन में बहुत अच्छा है। आप मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में और भी फीमेल्स भी काफी आ रही हैं। आपने कहा कि आप बहुत से लोग, मैंने नहीं देखी, फीमेल्स नहीं देखी, लेकिन मेल्स देखे हैं मैंने। मेल्स हैं इस फील्ड में आए तो फीमेल में आप यूनिक है, यानी कि आपकी एक आइडेंटिटी लहदा से। हाँ, ये अगर मैं कहूँगी तो खुद तारीफ ही हो जाएगी। नहीं नहीं, मतलब जो है कोई और नाम है, फैक्ट है, फैक्ट है तो फैक्ट है, हकीकत है तो हकीकत है। हाँ, तो ये आप बताएं, आप लोग क्या, आप लोगों की नॉलेज अभी में तक कोई तो है वैसे तो नहीं मुझे सुना inform मैंने करें। अच्छा, कोई मैंने तो जिंदगी में नहीं, पहले मैं मिला हूँगा लेकिन मतलब ऐसा नहीं, लेकिन मतलब आपकी माशाल्लाह मैंने अभी देखा है काम, वेरी नाइस, आई एम सो इम्प्रेस्ड। और ये आपको मोटिवेट आपकी मदर ने किया, आपने इस फादर मेरे ख्याल से मुझे मेरी पूरी फैमिली ने किया। मुझे डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट इवेंट्स में फैमिली में कोई और था इस फील्ड में? नहीं, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। कोई भी मेरे नहीं ख्याल था। है आप ये समझ आ जाना चाहिए इनको देख के, हमारे वालिदैन को, बच्चों के जो वालिदैन हैं, कि सब लोगों को जो ना बाप सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हें बिजनेस BBA कराते जाएं, MBA कराते जाएं, और ये मतलब जरूरी नहीं है कि उन्हें डॉक्टर बनाएं या इंजीनियर ही नहीं, इंजीनियर कुछ बनाना और भी शुरू और कर दें। अच्छा कुछ और कुछ भी और भी हैं शोबे हाँ। जिनमें वो बच्चे उनकी अपनी देखें वो क्या बनना चाहते हैं, उनका शौक किस तरफ है, उनका मिजाज क्या है। दिल बड़ा चाहिए होता है। असल में होता यह है कि ये जो भेड़ चाल की लोग बात करते हैं ना कि जो एक ही चीज़ के पीछे, क्योंकि इंसान है ना, तो हम लिमिटेड विजन के साथ देखते हैं कि जो चीज़ कामयाब है हम कहते हैं कि यार ये हम भी कर लें। जाएं। नहीं, वो आप कामयाब वाला भी नहीं देखते। जो चीज, ये जो आपने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, भेड़ चाल, तो भेड़ क्या देखती है, वो जो चल रहे होती है उनके पीछे चलती है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हमारे इन लोगों को ये नहीं पता कि इसमें कामयाबी होगी या नहीं, आगे सैचुरेट हो गया फील्ड जिसमें शोबे का कि नहीं हो गया, और इस बच्ची का मिजाज भी है या नहीं है इस काम का, तो हम उसे उसमें झोंक देते हैं। तो आपका कभी दिल चाहा कि कुछ और, अगर आप ना होती इस फील्ड में तो क्या नहीं, करती? कभी दिल नहीं चाहा कुछ और बनने को नहीं? एक दफा दिल में थोड़ा सा यही टीचर की, एक दफा दिल में थोड़ा ख्याल आया तो एक होल से उठने लग गए अच्छा कि ये नहीं जी, जो मेरा अपना टैलेंट है वो भी कहीं छुप ना जाए। अब अगर टीचर बनना पड़ गया तो कैसे बढ़ाऊंगी बच्चों को। ओके, वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, टीचर बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, मुश्किल काम। एक अच्छा सा प्रोग्राम की तरफ फारूक चलते हैं, बड़ा खूबसूरत सा रंगारंग प्रोग्राम है, चलकर देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। प्रोग्राम एंजॉय करें, उसके बाद वापस आते हैं। हमारी मजेदार सी जो चिट चैट है ईद के दूसरे दिन की वो चलती रहेगी। विल बी राइट बैक। ईद मुबारक एक मरतबा फिर ATV की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में फारूक हसन और समरा आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद एहसास इस खुसूसी ट्रांसमिशन का टाइटल, और आजकल के दौर के हवाले से बहुत ही इसकी रेलेवेंस है, मुनासबत है, क्योंकि हम जिस दौर में इस वक्त बैठे हुए हैं, पिछले 1 साल से पूरी दुनिया फॉर दैट मैटर वो कोई बहुत अच्छे पॉजिटिव नहीं है विद रिस्पेक्ट टू कोविड एंड कोरोना। हमें इसका जो है फैलाव वो रोकना है, और मैं और आप मिल के ये रोक सकते हैं अगर हम एहतियात करें, मास्क पहने, अपने हाथ धोएं और दूसरों से समाजी फासला बरकरार रखें। बिल्कुल, और हम एक अच्छी सोसाइटी होने का मुजाहरा ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के अगर ममालिक में देखें तो बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ चुका है, जो रेशो है वो बहुत बुरा है, लेकिन उसके मुकाबले में फिर भी हमारा जो रेशो है वो उस लिहाज से कम है। एक तो अल्लाह ताला की करम, मेहरबानी उनकी खास, और हमारे लोग भी थोड़े समझदार हैं जो इन चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ूंगी, ज़ाहिर ईद का मौका है, ईद के हवाले से भी डिस्कशन होनी चाहिए। डॉक्टर शाइस्ता, ये चीज़ हर घर के अंदर होती है कि पहले वक्तों में जिस तरह से ईद सेलिब्रेट की जाती थी, अगर कोविड नहीं होता तब भी चेंज तो आया ही है हमारे घरों में। हमारे जो जितने भी त्यौहार हैं उनके अंदर जो सेलिब्रेशन का तरीकाकार है, आप एक औरत हैं, घर की जिम्मेदारी एक आप पे है और हर चीज को मैनेज करना, तो मुझे बताएं कि किस तरह से अच्छा लग रहा है, या अगर कोविड ना भी होता चले तो किस तरह से? देखो समरा, करने का
मूड होना चाहिए, हाँ। इनिशिएटिव होना चाहिए और फैसला होना चाहिए, वाह। तो करने के सारे रंग ढंग आ जाते हैं। अच्छा। देखो ना, इन्होंने किताबें लिख ली और हमने कुकिंग कर ली, तो Okay. आपने ईद शो नहीं छोड़ा, Right. हालांकि फासला बरकरार रखा, आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल। हमें बिठाते हुए, तो ईद शो के अंदर भी ईद शो भी कर लिया। इसका मतलब है कि ईद शो करना गैर मुनासिब नहीं Possible था, लेकिन- पॉसिबल था। आपने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। there is a will, there तो is a इसी तरह way. there is a way। तो इसी तरह हम लोग कुकिंग भी कर रहे होते हैं। मैंने कल पूरा दिन कुकिंग करी है, मेरे माशाल्लाह सब खानदान वाले रिश्तेदार सब आते रहे। अच्छा। हमारे अंदर विल है, हम करना चाहते हैं। मैं वर्किंग लेडी भी हूँ, सरकारी मुलाजिम भी हूँ, इसके बावजूद मैं अपनी कुकिंग, अपना किचन खुद देखती हूँ, अच्छा। करती हूँ। तो करने का तरीका है और तैयार भी तो फिर होना तैयार। होता है। अगर हमने शीर खुरमा बनाना है तो हमें उसकी तैयारी रात को 2 बजे नहीं करनी है। हाँ। हमें उसकी तैयारी बहुत पहले से करके रखनी है। कौन कौन सी चीजें हम काट के या कटवा के रख लें, Right. कौन सी चीजें थोड़ी सी गला के रख लें, कौन से शामी कबाब चंद दिन पहले बना के और फ्रीज करके रख लें, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें ना हाफ डन करके रख लें, तो आपकी कुकिंग और आपकी मेहमानदारी। अब देखो ना, कोविड तो है, हम ज्यादा लोगों तो नहीं मिल सकते, मगर क्या करेंगे, हमारी मशरकी रिवायात हैं, हमें बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से मिलना है। किसी की बहन आ जाएगी, किसी की बेटी आ जाएगी, किसी के या बहू फिर आप मिलने आ किसी से जाएगी, फोन के ऊपर ही तो सलाम कुछ दुआ ना कर कुछ लें। तो चाहे अपनी सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, आपने सफाई का भी मास्क ख्याल का रखना है, इस्तेमाल। मास्क पहन के रखना है, मगर मेज पे बैठ के खाना तो खाना है ना, समरा क्या करें। तो उस मेज के ऊपर लगाने के लिए भी तो कुछ तैयारी हमने करके रखी, तो हमने करी, हमने सब चीजें की है। किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि कोविड आ गया है तो डाइनिंग टेबल को बंद कर दिया, नहीं किया बंद, सिर्फ ये कि सफाई का ज्यादा ख्याल रख लिया, अडेप्ट कर लिया आपने। हमने उस माहौल में जीना सीख लिया जी, है। बिल्कुल। बड़े भी यही कह रहे हैं, WHO भी यही कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा कामयाब रही है। मतलब WHO ने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पिछले साल भी तारीफ की, इसकी स्ट्रेटेजी की, अभी भी तारीफ की कि जितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने कोविड को मैनेज किया बिल्कुल। है और उसको ट्रीट किया और अपने लोगों की अवेयरनेस के लिए जो काम किया है, ये कहीं और नहीं हो सका। आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि सबसे कम, जैसे आप खुद ही बता रही थी बिल्कुल, कि सबसे कम रेशो जो था कोविड इफेक्टेड का, वो पाकिस्तान में था, और अभी भी माशाल्लाह से मैनेज कर रहे हैं। हर गुजरते दिन आपने पंजाब में देखा होगा, वजीर सेहत रोजाना टीवी सब दिखाते हैं कि वो बेचारी मैडम डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, वो कीमो लगवा रही हैं आजकल, और कीमो 11 कीमो उनकी लग चुकी हैं इसी कोविड के माहौल में, और हर कीमो के बाद वो बैठ के तो ये सारा काम बड़ी कर रही प्रेस होती कॉन्फ्रेंस भी हैं, कर रही हैं, हमें और वो उनको सारा ट्रिब्यूट। मैनेज तो ये सारी चीजें जो ना हमारे लिए मॉडल का दर्जा रखती हैं। नहीं, बिल्कुल हम इन बिल्कुल। चीजों का अब इसका देखें तो- ये है कि जो जिंदगी के काम हैं वो नहीं रुकते, वो चलने हैं, और इंसान क्योंकि मोल्डेबल है, अडेप्ट कर जाता है। और जहाँ तक आपने बात की डॉक्टर यास्मीन राशिद, बिल्कुल मेरे ख्याल में वो तो हम हर सबके इंसान, सल्यूट्स हर हैं उनके इंसान लिए। जो है वो Yes. उनको खराज तहसीन पेश करता है, क्योंकि इस तकलीफ दे बीमारी में उनकी ट्रीटमेंट भी हो रही है, उसके साथ साथ फिर हुकूमती फ़राइज़ भी अंजाम देना, बिल्कुल जी। और उनकी मिनिस्ट्री भी कोई हल्की नहीं, बड़ी टाइट किस्म की, बड़ी सबसे हैवी मिनिस्ट्री जरूरी है। काम उसी इस मिनिस्ट्री वक्त से कोविड हाँ। को डील कर रही है हेल्थ मिनिस्ट्री। तो मीर साहब, इससे हेल्थ की बात हम कर रहे हैं, तो कोविड का एक और इम्पैक्ट आया है आज, क्योंकि खुशी का त्यौहार है, तो मैं चाह रहा हूँ कि खुशी की बातें हम ज़्यादा करें। यस। लेकिन कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 साल से डिप्रेशन भी लोगों में बहुत हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मिलना जुलना कम हो गया, बहुत सी ऐसी नॉर्मल रूटीन्स थी जो चेंज करनी पड़ी, जो बिल्कुल ऑल्टर हो गई। एज अ राइटर, राइटर्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। मैंने बहुत से राइटर्स से, शायरों से मैं मिला, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट उन पर भी हुआ है। आपने 5 किताबें भी लिखी हैं, आपने इसे एक डिफरेंट तरीके से, एक पॉजिटिव एंगल में लिया। हाउ, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द अदर राइटर्स हु आर वाचिंग यू राइट? नहीं, सबसे ये बात ऐसी है, हमारे दोस्त थे आसिफ फरूखी, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा लिखने वाले थे। जी जी। वो इसी अरसे में कराची में रह रहे थे, और चूंकि अकेले रह रहे थे तो डिप्रेशन का शिकार भी थे, और उनकी डेथ हो गई। लेकिन कोविड से ज़ाहिर कोविड के असरात भी तो होंगे, हुआ तो उनको हार्ट अटैक था और उनका कुछ और मसाइल भी थे। लेकिन जिस वक्त ये कोविड आया तो मैं भी खुद डिप्रेशन में था थोड़ा सा। हालांकि बेगम हमारी इस मामले में खासा हेल्प करने वाली हैं, और वो पूरा लतीफ़े शतीफ़े सुना के खुश रखती हैं कि नहीं बस ठीक है। तो फ़ोन उनका आया तो मैंने कहा कि ये, वो कहता नहीं मैं वो पर्चा निकाल रहा हूँ और उसमें जो आप महसूस कर रहे हैं उसे लिखें और वो मुझे भेज दीजिए। तो मैं बैठा और कहानियाँ एक लिखी, फिर दूसरी लिखी, फिर तीसरी लिखी, और उनको लिखना शुरू हो गया। उसके बाद मैं बहाल हो गया और अंदाज़ा हुआ कि नहीं देखें, आपके लिए जाना था डिप्रेशन में, आप इसलिए गए थे कि एक तो आप घर में बैठे और आप महसूस कर रहे हैं दरवाज़ा खटकता है, बाहर निकलते हैं,
तो एक आदमी बैठा हुआ है और कहता है कि मेरे तो रिस्क खत्म हो गया है, मुझे मजदूरी नहीं मिल रही। और वो कह नहीं सकता और उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, आप उसे देखते हैं और वो बैठ जाता है वहीं पे गेट पे नीचे, इसलिए कि जितनी उसने बात की थी उसके बाद उसमें हिम्मत नहीं रहती है कि वो अपनी बात आगे बढ़ाए और कहे कि मेरी मदद करे। तो आप अंदाजा कीजिए कि आप कितनी तकलीफ उसकी महसूस करते हैं। तो वो उस पर मैंने फिर वो लिखा और उसकी जो कर सकते, तो फिर इस तरह की सूरत हाल जो थी उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता निकल आते हैं। और मैंने ये देखा है कि सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आप बच्चों के साथ कैसे हैं, अपने मियाँ बीवी के साथ कैसे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा हुआ कि घर में बैठे हुए कि एक औरत कितना घर के काम करती है, ये आपको बाहर खड़े होकर नहीं महसूस हो सकता। वो कैसे बच्चों को बहलाती है, वो कैसे उनके लिए खाना तैयार करती है, वो कैसे घर के अंदर घर को साफ रखती है, चाहे उसकी मदद करने वाले भी मौजूद हों तब भी उसे कितना उसके अंदर महव रहना पड़ता है और उसके अंदर मसरूफ मिसाल। वो बड़े एक मजे की बात थी, एक बहुत अरसा पहले मैंने कोई 30-40 साल पहले 30-35 साल पहले मैंने एक नज्म जो थी वो ट्रांसलेट की थी। वो रशियन एक लिखने वाली खातून थी, तो उसने लिखा कि उसका मियाँ जो था वो भी शायर था, रसूल हमजा उसका नाम था। तो निगार राफ बेली इस खातून का नाम है जो शायर, दोनों शायर थे। और जो शोहर है ज़ाहिर वो ज़्यादा मशहूर था और वो ज़रा कम मशहूर थी। और उसके शोहर ने जो थे उसने कोई समुंदर पे बेतहाशा नज़में लिखी थी। समुंदर कैसे रंग बदलता है, रात को कैसे हो जाता है, 14वीं की रात को कैसे होता है, सुबह को उसके बाद कैसे होता है, किस तरह उसका रंग उसका नीला हो जाता है, कब वो भूरा होता है और उसके कैसे जोश में आता है, कैसे वो पुरस्कून होता है। उसके ऊपर उसकी बहुत सारी नज़में थी। वही बुनियादी तौर पर इंसान की साइकी को समुंदर में दिखा रहा था। तो उस तरह उसने नज़में लिखी। तो उसने फिर नज़में लिखी, निगार राफ बेली ने किचन के लिए नज़में। उसने कहा मुझे किचन में रहना पड़ता है और घंटों वहां खड़े रहना पड़ता है और मैं खिड़की से ही बाहर का मंजर देख सकती हूँ। अगर मैं मर्द होती तो मैं समुद्र के लिए नज़में लिखती। मुझे तो किचन के लिए लिखना पड़ता है, इसलिए कि मुझे प्याज भूनना होते हैं, मुझे मसाला भूनना होता है और मुझे ख्याल रखना होता है कि किसने नमक ज्यादा खाना है और किसने कम, किसे मिर्चें ज्यादा पसंद है और किसे नहीं। मुझे ये ख्याल रखना होता है कि जो मैं वहां पे मेज पोश बिछाऊं उसके ऊपर दाग ना हो। मुझे ये ख्याल रखना होता है कि कौन किस हाथ से खाना पसंद करेगा और किस वक्त उसे क्या चीज चाहिए इसके बाद। तो इस तरह की उसने नज़में लिखी। तो बात ये है कि जब तक आप औरत के इस पूरे इस प्रोसेस को नहीं देखते कि वो क्या कर रही है और किस तरह आपका ख्याल रख रही है और उसके पीछे वो कितना सर्फ हो रही है, एहसाब उसका सर्फ हो रहे हैं, उसके एहसासात सर्फ हो रहे हैं, और आप हैं कि बस मूड बना के बैठे हुए हैं चुप करके बड़े संजीदा हो के मर्द बन के, और अपने आप को मर्द बनना इसलिए आपको अच्छा लग रहा है कि जरा थोड़ा सा रोब आपका उस पर कायम हो जाए। नहीं भाई, आप जरा मुस्कुराएं उसके लिए और उसे पूछें, उसे कहें कि आपकी मदद की जरूरत है तो चले आप 2-4 कदम चल के किचन तक चले जाएं। अगर वो उसको मिसाला भून रही है तो कोई बात उसे कहें थोड़ा सा आप बैठ जाओ, मैं भी जरा देख लूं कैसे भूना जाता है। तो क्या अर्ज है कामयाब अज़दवाजी जिंदगी का राज आपने बता दिया। आप कर लेंगे, आप देखेंगे आपको लुत्फ आएगा। मुझे ये अपने शौहर के साथ करना पड़ेगा। ऐसा है, देखिए हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी अब जो जनरेशन है, ये जो हमारी जनरेशन थी, मेरे ससुर साहब थे, वो हमेशा जब तक गर्म रोटी वो खा रहे होते थे ना, कहते जब तक खत्म ना हो तो अपनी हमारी जो सास थी उनको कहते थे कि दूसरी रोटी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, जब तक ये गर्म खत्म होगी तो गरम गरम रोटी आए। अच्छा। तो फुलके गरम गरम आए तो उन्हें वो अच्छे लगते थे। तो ये गरम रोटी खाने वाली नस्ल जो है अब खत्म हो रही है। ये मेरे ख्याल हमारी जनरेशन तक थी। ऐसे ही है। इसके बाद हमारी जो बच्चियां हैं वो इस तरह आर्टिस्ट बन रही हैं, वो डॉक्टर बन रही हैं, वो इंजीनियर बन रही हैं, वो जॉब्स में जा रही हैं। तो ये जो किचन के ऊपर आपको हर वक्त चाहिए था ना कि गर्म रहे आपके लिए, वो तो आपको नहीं। आपको तंदूर तो आपके कामयाब हो गए ना, आप तंदूर से रोटी ले आते हैं। कल आप सालन भी लाएंगे, कल को आप जो है वो लगता है कि लेकिन चाय वगैरह भी बात कि ये घर की औरत पे डिपेंड करता है कि वो तंदूर जाने ना दे आदमी को, और नहीं जाना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम भी देखें। मुझे फिर तंदूर पे चलना। इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। ख़वातीन आज़ाद एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमें जाना कहीं स्टेट। एक मरतबा फिर ATV की इस खुसूसी ट्रांसमिशन नींद एहसास में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं समरा और हमारे
रंगारंग मेहमान शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि जैसे हम घर में घरेलू गुफ्तगू ड्राइंग रूम में। और अमीर साहब ने एक बड़ी डिबेट इंस्टिगेट कर दी। और वहीं आपने जो है ब्रेक ले ली। मैंने फौरन कहा कि ये तो हम ऑफ द रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो हम व्यूअर्स को जो है इतने प्रोग्राम एंजॉय करने दें। अच्छा जी, ईद के हवाले से आज बात हो रही है, ईद का दूसरा दिन है हमीद साहब, तो ख़वातीन का एक खासा है ईद पे चूड़ियाँ और तो ख़वातीन से तो ख़वातीन के बारे में हमसे पूछा जाएंगे। हमीद साहब से मैंने बात इसलिए शुरू की कि इस बार वो उस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकी जिस तरह से वो करती हैं हर ईद पे। अच्छा, एक बात मैं वो कहना चाहूँगा, अक्सर आपने देखा होगा, हमारे दोस्त भी कई दफ़ा जब कहते हैं कि जी बस ईद आ गई है, तो मैंने तो बड़ा बोरियत में गुजारा वाक़ जी, मैं लेटा रहा, मैं टीवी के सामने बैठा रहा, मैं नेट के ऊपर बैठा रहा, मैं सोता रहा, और मैंने 4 दिन फिल्में देखी, मैंने 4 दिन फिल्में ये देख लिया और वो देख लिया। लेकिन हमीद साहब, ये जो कोविड है ना, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक अजाब तो है ही, मगर अजाब में से हमने कामयाबी से भी निकलना है। और ये एक अल्लाह ने एक ऐसा भी मौका, मैं इसको एक और एंगल से देखती हूँ, एक मौका फराहम किया है हमारी बच्चियों की, और हमारी ट्रेनिंग हो रही है। मुश्किल वक्त में ईद कैसे गुजारनी है, मुश्किल वक्त में हमने चूड़ियां कैसे पहननी है, क्या पिछले डब्बे में से, पिछले साल वाले डब्बे में से निकाल के हम चूड़ी पहन सकते हैं कि नहीं? क्या हम पिछले साल जो सूट से लाए थे वो एक रह गया था, वही है ना? ये देखो ना, ये क्रिएटिविटी है। चूड़ी नहीं है तो उसने अपने ड्रेस के साथ का उसको चूड़ी का रंग दे दिया। अच्छा, तो हमने अपनी बच्चियों को सिखाना है कि मेहंदी जो पड़ी हुई है, मेहंदी लग भी जाएगी, जरूरी नहीं है कि ना लगाएं, जरूर लगाएं, मगर इन हालात में, मुश्किल हालात में बच्चियों को सलीका आ जाएगा, मुश्किल हालात के साथ गुजारा करने का सिंपलिसिटी आ जाएगी, सिंपलिसिटी आ जाएगी और कफायत शारी आ जाएगी। हमारा तो ईमान का हिस्सा है कफायत शारी, और हमने अपनी बच्चियों को कफायत शारी सिखाई है इस मौके पे, कि उनको बताया है कि ये सब एहसास की बात है। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जो आपके सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया कि भाई जब आप मसरूफ हो जाएंगे और पुरानी चीज़ों को अब नया करना शुरू कर देंगी, जैसे आपने ये दिखाया है, अब ये जब बनाने के लिए तो थोड़ा सा वक्त चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए, और इसमें आप ज़ाहिर है जब ये बन चुकेगा तो कहेंगे अच्छा ये मैंने खुद बनाया है। जब खुद बनाया है तो खुशी तो ज़ाहिर है आप उसे ले अच्छा, लेंगे। मुझे ये बताएं, स्कल्पचर्स तो आप बनाती हैं, तो घर में खाने वगैरह भी कुछ शौक है आपको? मुझे वक्त नहीं मिल पाता, तो लेकिन अगर वक्त मिले तो बिस्तर पे लगा के देती है खाना। लेकिन आपको आता है वैसे, शौक है कुछ, लेकिन मोस्टली अगर किचन मतलब आप पैम्पर्ड चाइल्ड हैं। हाँ, एक ब्लास्ट कर देती हूँ अगर किचन में जाऊँ तो, इसलिए कुछ खाना बनाना। तो फिर इसलिए वो कहते हैं आप कमरे में ही बेहतर है। आप वही नहीं, हम आपको वही खाना। हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत करती हूँ, या अपने आप को जला लूंगी। अच्छा, आप अपने हस्बैंड को नहीं खाना बना के देती है, वो भी अम्मी देती हैं? मेरे हस्बैंड तो अभी है नहीं ना, टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन। आपको पहले पूछना चाहिए था कि आप सिंगल है या मैरिड, फिर ये सवाल बनता है। सही बात है, मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत निकल आई। आपका फेवरेट डिश क्या है? आपकी ईद पे क्या चीज शौक से खाती हैं? अब्बू के हाथ की बनी हुई चाट, चना चाट। इन्होंने बात की है अब्बू के हाथ की बनी हुई चाट, तो मुझे वो पुराना जमाना याद आ गया। अभी ये बात कर रही थी शीरखुरमा की ना, कि पहले से हम तैयारी कर, जी बिल्कुल, एक रात पहले से। तो एक पैकेज होता था पहले ईद का। जी, पैकेज क्या था कि जी आपको रमजान में जो जगाने वाले आते थे वो एक पीपा बजाते थे या ढोल, उनके उठ जाओ सहरी का वक्त हो गया, और वो बड़े मजे से जगाते थे। और ईद के पहले दिन वो आपको, बल्कि ईद की रात को, जिस वक्त आपको चांद रात को वो आ जाते हैं जनाब ईदी वसूल करने के लिए, तो वो जगाते थे। हालांकि कुछ लोग पसंद नहीं भी करते थे कि इन्होंने बहुत तंग किया, फिर भी उन्हें ईदी देनी, नहीं ईदी देते थे, लेकिन देखे मिजाज ऐसे थे। अच्छा, फिर ये कि चांद हम देखा करते थे बाकायदा, ऐसा नहीं था कि हम टीवी के सामने बैठ के देखा करें, छत पे जाके। वो कई दफा छत पे जाते थे, वालिद साहब हमें उठा के कंधे पे बिठा लेते थे और इशारा करते थे वो रहा चांद, और अगर वहां नहीं भी होता था तो हमें नजर आ जाता था। से बता दें कि वो चांद वो खुद ब खुद बन जाता था जैसे। सही बात है, क्योंकि बच्चे को अगर ना नजर आए रात को सूजी को वो वालिद साहब वो भगो के रखते थे, और शायद वो उससे वो एक पतला कपड़ा होता था जिसमें से वो फिर उसे छानते थे, मलमल का। ये रात को वो काम कर लेते थे, और फिर उसके बाद वो बड़ा जबरदस्त, हमारे यहाँ उसे बागिया कहते हैं हलवे को, तो वो उस बागिए को हलवा का, ये पिंडी घे बटक वगैरह में, लेकिन ये आप ऊपर चले जाएं काला बाग तक
तो ये सारा इस पूरे इलाके में यही वो हलवा खास किस्म का बनता है। आपके यहाँ मतलब मर्द और खवातीन सब मिलके ईद के पकवान और खाने तैयार करते थे। स्पेशली हलवे क्या मतलब कहते वो ज़ाहिर है उसको ज़्यादा जोर लगता था, पढ़ रहे हैं तो भी खवातीन और मर्द इकट्ठे हैं और खाने बना रहे हैं तो भी इकट्ठे हैं। जोर लगता था उसमें, वो ज़ाहिर औरतों के लिए मुश्किल होता था कि उसका जो स्पेता उसे हम कहते थे एक खास किस्म की जो आप कह ले चम्मच है किचन सेगमेंट और उसको वो यूं घुमा देते और वो उससे बड़ा मजे का। अच्छा, आप कोई फेवरेट आप खाना बनाते हैं? मतलब इतना आपने ज्यादा बताया है खवातीन के साथ। मुझे नहीं बनाना, मुझे इसी बात का अफसोस होता है और मुझे ये एहसास बहुत बाद में जाके हुआ। अब मैं अपने बेटे को कहता हूँ, जब बहू उधर किचन में होती है तो मैं कहता हूँ बेटा जाओ जरा किचन में, जरा देखो क्या कर रही है आपकी बेगम, और उसका हाथ बटाओ। अच्छा, वो जब वो कुछ चीज उठा के लाती, मैंने कहा नहीं ये जरा भारी होगी तुम भी जरा जाके इसके साथ उठा के यार खवा दो दो चीजें। इसलिए कि मुझे अब जाके एहसास हुआ बाद में, हम वो जनरेशन थे जो अपने बच्चे जब छोटे होते थे उनकी उंगली पकड़ के भी बाहर नहीं निकला करते थे जब तक कि वो जरा बड़े नहीं हो जाए और खुद चलने के काबिल नहीं हो जाए, वो उठाया नहीं करते थे। हम वो जनरेशन थे जो वालिद साहब के सामने जाकर उस तरफ बैठा नहीं करते थे ना जब तक वो कहे नहीं, और तरह के यानी हमारे फासले थे, हर जनरेशन के दरमियान एक फासले थे। लेकिन अब वाली जनरेशन तो आपके बच्चे आपके कंधों पे होते हैं भाई, आपके साथ खेल रहे होते हैं। ज्यादा बेहतर है कि आपका अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप है, ये बहुत बेहतर है। कि आपके दोस्त भी आपके माँ बाप ही होते हैं। माहौल जो है उस माहौल के अंदर आपके लिए सूरतें पैदा हो जाती हैं। अगर आज के माहौल में आप बच्चों को अकेला कर देंगे और उनसे फासला पैदा कर लेंगे तो उनके बिगड़ने के ज्यादा इम्कान उस गैप को फिल करने के लिए बहुत से गैजेट्स फिल करने के लिए उसके पास बहुत सारे गैजेट्स मौजूद हैं। इससे बेहतर है कि आप दोस्ती आप उनके साथ दोस्ती करें। और कहते भी यही है कि ये गैजेट्स आपके लिए वैसे ही अच्छे नहीं है। और एक और चीज, कहीं मुझे किसी ने बताया था कि आप ये देखें कि आपके घर में बच्चा अगर गैजेट्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मकसद ये है, मतलब ये है कि आप भी उन गैजेट्स में लगे हुए हैं, इसलिए वो आपको देखकर वो ये चीजें सीख रहा है। आप उनसे लगे, उनसे बातें करें, उनके साथ खेलें, उनकी चीजों में इंटरेस्ट लें, तो शायद बच्चा आपके करीब आएगा। वक्त फासले बढ़ा भी सकता है और वक्त फासले कम भी कर सकता है। आजकल हम कोविड की वजह से घर में बंद है तो फासले कम हो गए। अच्छा, बहुत से लोगों ने बड़ी डिस्कवरीज भी की हैं कोविड की वजह से। आपने कुछ किया? नहीं, मतलब मैंने ये किया कि एक लाइफ में कांस्टेंट रेस ना, आप हर वक्त भाग रहे होते हैं, कोई काम रोज आप सुबह उठते हैं, कोई काम इधर, आई एम श्योर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो रिलेट करेंगे इस बात से। लेकिन जब कोविड में पहले लॉकडाउन हुआ, फिर वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो उससे आपको एहसास हुआ, जैसे हमीद साहब ने कहा, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपने लाइफ में कभी नोट ही नहीं की, फॉर ग्रांटेड आप लेते थे। ये तो खाना बन रहा है तो रोज बनता ही है और ठीक है, इसमें कौन सी। लेकिन फिर छोटे छोटे जो मसाइल हैं, मतलब जो घर में चीजें ठीक करने वाली, रिपेयर, मेंटेनेंस, तो आपको एहसास होता है कि यार ये एक और साइंस, एक और दुनिया है जो साथ साथ चल रही है। एग्जैक्टली। तो कोविड में ये चीजें भी बड़ी ऐसा ही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। वो बेटी हमारी जो छोटी है ना, तो वो इनकी तरह, जैसे ये आर्टिस्ट हैं तो ज़ाहिर इन्हें वक्त नहीं मिलता, तो उन्हें ध्यान ही नहीं है किचन में जाने का। लेकिन जिस वक्त ये आया काम हुआ तो उन्होंने कहा जी यार आप बाहर तो जाके कुछ चीज नहीं मिलेगी, बिल्कुल, अब वही चीज घर में बनानी है, वही बनानी है। अब वो ढूंढ रहे हैं उसको गूगल पे जाके, उसकी जो ना उन्होंने ले ली, रेसिपी ले ली है और बैठ के वो बना रहे हैं। अब सारे मिलके वो उस चीज को बनाने में लगे कि वैसे ही बन जाए जैसी हम वहाँ खाया। ये बात तो वाकई आपने तो ऐसा उन्होंने बहुत कुछ सीखा और हम पे बहुत सारे तजुर्बात किए। अच्छे तजुर्बात होंगे हम श्योर। साथ एक प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और उसके बाद एक ब्रेक भी लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ईद का आज दूसरा दिन है, ईद एहसास, और इस एहसास के साथ ही आगे बढ़ेंगे कि जो भी हमारे बीच गुफ्तगू होती है, जो भी हम आपको बात बताते हैं, उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारे नहीं बल्कि आपके और आपके अपनों के फ़ायदे के लिए है। अच्छा, जैसे कि समझा, जिस तरह आपने बात अभी शुरू की ना, मैं समझा और कहने लगे कि जो भी हम आपको बात बताते हैं वो राज की बात होती है, किसी से और से नहीं करना। वैसे ये राज की बातें, क्योंकि ये सारी अच्छी बातें और ये पहली दफ़ा खुल रही हैं और अच्छी बात। ओह यस, बिल्कुल, और हमें फ़ायदा ही पहुँचाएंगे। फायदे की बात। और जहां बात आती है किसी भी खुशी को सेलिब्रेट करने की, तो ये शायद हमारी ही सबसे अच्छी बात है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशियां ढूंढते हैं। तो ये जो बड़े मौके होते हैं, इसमें एक इजहार ही मुख्तलिफ हो जाता है, इसको सेलिब्रेट करने का तरीका ही अलग हो जाता है। और अच्छी बात सबसे फारूक मुझे लगती है कि आज भी हमारे जो बच्चे हैं उनमें तहजीब ये मौजूद है कि वो अपने बड़ों की वैसे ही इज्जत करते हैं जैसे पहले वक्तों में होती थी। जी बिल्कुल ऐसे क्योंकि उनको ईदी मिलना होती है ना, छोटी छोटी चीजें जो हैं, मुझे वो जब आपने ये छोटी छोटी बात कहा ना, छोटी छोटी बातों पे हम खुशी महसूस करते हैं। खालिदा हुसैन एक बहुत बड़ी अफसाना निगार फौत हो गई कुछ अर्सा पहले।
मैं ऑक्सफोर्ड में एक यहाँ पे इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में हम बैठे थे, मैं मेज़बान था और वो बैठी गुफ्तगू कर रही थी। तो मैंने कहा आप की जो कहानियाँ हैं उसमें कोई बड़ा फ़लसफ़ा नहीं होता और फलां नहीं होता, यूँ नहीं होता, उसमें आप किसी बड़े मौजू को ध्यान नहीं करते, छोटी छोटी बातों के ऊपर। कहती मेरे लिए तो छोटी छोटी बातें जो हैं इनका ढेर लगा हुआ है, यही जिंदगी की बड़ी बातें हैं। बिल्कुल। अगर आप बड़ी चीजों के पीछे भागेंगे तो जो छोटी छोटी बातें जो खुशियां देने वाली वो रह जाएंगी पीछे, वो निकल जाएंगी आपके हाथ से। ट्रू, बिल्कुल सही। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हम बहुत बड़ा फलसफे की बात कर रहे होते हैं बैठे हुए, और हमें नहीं एहसास होता कि जो साथ बैठा हुआ है किस बात पे खुश हो सकता है। हाँ, और वो कोई छोटी सी भी बात हो सकती है, और वो जो बात करेगा वो उससे हमारे दिल में कैसे खुशी फूट सकती है। हाँ, तो बात तो ये है कि जब आप जिंदगी को उसकी टोटलिटी में नहीं देखते और उसकी टोटलिटी में बहुत सारी चीजें छोटी हैं, उसका जो बेशतर हिस्सा है उसका वो छोटा छोटा है, उन छोटी छोटी चीजों के आप गौर नहीं करते, बड़ा ह्यूज सा मुजस्मा बना लेंगे आप। तो बड़ा मुसाइल। अब इस तीर का जवाब आप दें। सलसल आपके निशाने पे लेकिन वही चीज मैं आपकी तरफ अब लेकर आती हूँ। अब ये बताओ कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको खुशी देती हैं? इन्होंने ठीक कहा कि मैं, आप कह सकते हैं कि थोड़ा लायानियत का शिकार हूँ। मैं मान्यूट की तरफ नहीं जाती, मैं हमेशा बिगर स्केल पे, मैक्रो लेवल पे सोचती हैं? नहीं, मैं बड़े लेवल पे। मैं हमेशा बड़े लेवल पे सोचती हूँ। मैं थोड़ा सुरलिज्म वाली लड़की हूँ, मेरा अंदाज देखने का, चीज़ों का सोचने का बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए मैं कई दफ़ा जो छोटे पैमाने पे जो चीज़ें होती हैं ना, उन पे मैं मार खा जाती हूँ और बड़ी बड़ी मार खा जाती हूँ। अच्छा, वो मुझे अपने बहन भाइयों से सीखनी पड़ती। हाँ, तो ये बात है कि नहीं, लेकिन जैसे कोई छोटी छोटी बात जो आपको खुशी पहुंचा दे, अक्सर जैसे ये जो बात कह रहे थे कि हम अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, बड़ी ख्वाहिशात करते रहते हैं और सोचते हैं वही हमें सबसे बड़ी खुशी दे सकती हैं, लेकिन कई दफा कोई छोटी सी किसी की बात, ये जो इन्होंने ड्रेस का ये दिखाया इतना क्रिएटिव, हाँ, इनको बड़ी खुशी हुई होगी। अभी कोई इस तरह की छोटी चीज भी खुशी दे सकती है। बड़ी डिफरेंट चीज है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। मतलब मुझे बस अम्मी अबू से प्यार मिल जाए तो वो मेरे लिए कहता है, मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ी चीज है कि माँ बाप से आपको प्यार मिल जाए, आप फर्माबरदार बच्चों के अंदर दरमियान में बैलेंस प्यार रहे, वो वाली बात कर रही हैं जो मुझे मिल रहा होता है स्पेशल तौर पे अम्मी। अच्छा। मेरा ख्याल है समझा एक और चीज पूछना चाह रही है कि किस किस्म का काम करके आपको ज्यादा खुशी होती है, कि कौन सी चीज बना ली तो उस पे ज्यादा खुशी है? निकल चुकी हूँ मैं, इस दायरे से निकल चुकी हूँ, खुशी से निकल चुकी हैं वो। मैं इस दायरे से बड़ी अब वो खुशियां बांटती है, अब वो बटोरती नहीं है, हो चुका है, इस सर्कल से बाहर हूं। मैं जो कहना चाहता हूँ, यह बात आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप देखें एक आदमी ख्वाहिश करता है, तलब मुझे बड़ा सा घर चाहिए, बड़ा घर मिल गया, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी भी मतलब ख्वाहिशात की लिस्ट नहीं खत्म होती। कुछ नहीं, आप कितनी बड़ी, लेकिन पता ये चलता है कि भाई आप इस कमरे में हैं और 4 कमरे छोड़ के आपका बेटा है, उससे आपका मुकालमा 4 दिन नहीं हुआ, हालांकि हो सकता था। अगर छोटा घर होता तो शायद अगर बीच में 4 कमरे ना होते, 4 कमरे बीच में ना होते तो आपका मुकालमा हो जाता। तो आपने तो जिंदगी में नहा कर दी बड़ी चीज के लिए। बुनियादी चीज यही है जिसकी तरफ देखा जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इंसान का इंसान से ताल्लुक, इंसानी राब्ता जो है ना, वो राब्ता बड़ा मुस्तहकम होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो अशिया चीजें घेर लेती हैं, वो आपका दिल भी घेर लेंगी अंदर से, उसमें एहसास नहीं रहने देंगी, चीजें जो हैं ये चीजें घेर इमोशंस नहीं और ये जो छोटी चीजें, मैं ख्याल जो समरा भी जिस तरह से कह रही थी कि जैसे मुस्कुराहट, या आपने कोई अच्छी चीज देखी उसकी तारीफ कर दी, या आपने कोई बदला संजी कर दी, कोई अच्छी बात कर दी, हंसी मजाक की बात कर दी, किसी का दिल खुश कर दिया, यही चीज शायर है, ये शायर लोग या ये जो अदीब है, ये जो कहानियां लिखने वाले हैं, ये क्यों इतना खूबसूरत बातें सोच लेते? इसलिए कि उन्हें हुस्न को अप्रिशिएट करना आता है। और शायरा तो आप भी हैं, तो देखेंगे मेरी जिस दिन बिरयानी अच्छी बन जाएगी तब आप खुश हो जाते हैं। मैं खुश हो जाती हूँ। नहीं तो अक्सर आप नहीं अच्छी बनाती? नहीं, मतलब ख्वाहिश होती है ना, अच्छे से अच्छा करने की ख्वाहिश, मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसमें आपको डर लगा होता है। 10 दफा आलू गोश्त बनाएंगे नहीं अच्छा बनेगा, और 11वीं दफा बहुत अच्छा बन जाएगा, खुशी हो जाए, और अगला तारीफ कर दे तो फिर और खुशी हो। मतलब दिल को पता चल जाता है, तारीफ हो ना हो लेकिन एहसास हो जाए आज मेरे से कुछ अच्छा पक अच्छा, गया, अच्छा बना लिया। और उसके बाद अब हम वापस आपके साथ हैं, अब आप बताएं कुछ, आप चेंज खाने की तरफ आप आइए। ये कहेगी कि जो चीज मुझे पसंद है आसानी से खाने को मिल जाए मैं वो खा लूंगी। मुझे सब कुछ पसंद है, मैं सब कुछ खा लूंगी, मेरे सामने किसी भी तरह का फूड रख, करेले, भिंडी, मैं तो उन पे मरती हूँ। घिया,
बिल्कुल ऐसी आम सादी चीज अब आप कोई ऐसी सब्जी लेकर नहीं आ रहे थे जिसको बोले वो नहीं। हाँ, जो हमारी रवायात से है मैं तो उनको बहुत शौक से खाती हूँ, क्योंकि हम मोस्टली जब मैं इतना ट्रेवल करती हूँ कि मैं मिस करती हूँ उन चीजों को। मैं घर पहुंच जाऊँ, मेरे लिए साग पक जाए तो मैं तो इतने शौक से खाती हूँ कि मैं कहती हूँ मैंने एक अजीब तरह की तवानाई का एहसास हुआ है साग खाने के बाद। तो मैं कहती हूँ बेटा आप इन चीजों से दूर हो ना, इसलिए। अच्छा, ये वैसे बात हकीकत है कि जो चीज आपसे दूर होती है ना, आपको तभी उसकी कदर आती है, तलब आती है। और ये मेरे ख्याल से जो घर की खवातीन होती है ना, वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि वो एक एक का चेहरा भी पढ़ रही होती हैं, एक एक के दिल का हाल भी जानती होती हैं कि हर एक के मुताबिक डील करना भी उन्हीं के ऊपर है ना, उन्हीं के ऊपर उनको देखना है कौन सा बच्चा क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, किस मूड में होता है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो जो आपका काम है, आपकी जो शायरी है, वो आपके घर में रहकर भी परवान चढ़ी या घर के कामों में या घर वालों के अंदर? हाँ, जिस तरह हमीद साहब भी बात कर रहे थे, मुझे खुशी ये हो रही थी कि मेरे घर का भी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह प्रो शायराना या प्रो अदब या प्रो लिटरेचर, इससे भी ज्यादा खवातीन का एहतराम करने का माहौल है। अच्छा। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी शादी के बाद जैसे मुझे लिखने पढ़ने का और पहले से बढ़ के ज्यादा काम करने का जैसे लाइसेंस मिल गया हो। अच्छा, मुझे ज्यादा फैमिली सपोर्ट बहुत हाँ, फैमिली सपोर्ट इतनी और इतनी इनकरेजमेंट आई है कि ये मैं समझती हूँ कि मुझे अल्लाह ने मेरा शोहर नहीं दिया, मुझे एक सहेली दे दी। अल्लाह ने मुझे मेरा शोहर नहीं दिया, सहेली दे दी, और दोस्त दे दिया, जिसके साथ दोस्त भी दोस्त होते हैं। सहेली के कोई दूसरा मायने ही नहीं है, जो सहेली की फीलिंग है वो कोई नहीं है। तो मुझे उस सहेली के साथ लिव करना, उसके साथ आगे बढ़ना और उसके साथ अपने काम को आगे बढ़ाना बहुत आसान हो गया। ये बड़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा जी, ईद एहसास है, तो मैं चाहूंगा क्योंकि ट्रांसमिशन का वक्त भी अब इख्तिताम को पहुंच रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे हमें सर? यार मैं एक कहानी बहुत अर्सा पहले लिखी थी, ईद का दिन। ईद का दिन, हाँ, उसमें यही था कि वह एक बच्चा होता है और वो बच्चा ईदी लेता है अपने बाप से, अपने दादा से, अपनी दादी से, अपनी माँ से, और वो पैसे लेके तो मेले पे चला जाता है। तो मेले में कहीं नुकदी बिक रही है, कहीं आपको जलेबियां बिक रही हैं, कहीं बुफराना दौर था, कहीं झूले हैं, कहीं चीच मकोड़ा है, कहीं इस तरह की चीजें हैं। तो वो सारी चीजों से गुजरते गुजरते आखिर में एक देखता है एक बड़ा जो चमड़े का जो बटुआ है वो पड़ा हुआ है, बड़ा खूबसूरत नया। उसने ये नई चीज थी उसके लिए, पुराना जमाना था ना, तो उसने तो बटुआ नहीं देखा हुआ था। तो उसने पूछा भी ये क्या है? उसने कहा जी इसमें पैसे रखते हैं। उसने कहा कितने का है? तो उसने जो पैसे बताया तो उसके पास इतने ही पैसे थे। उसने वो पैसे उसको दे दिए। अब वो रखेगा क्या? अब वो वापस आया तो वो खाली जब बटुआ है तो बार बार उसे देखता है, कहता है मैं इसमें रखूंगा क्या? तो ये जिंदगी जो हमें नई नजर आ रही है ना, चमकती हुई खूबसूरत, ये इस खाली बटुए की तरह है। इसे खाली बटुए की तरह ना आने दें, सब कुछ जो आपके पास है उसी में ही खुशी आप खरीदें, बटुआ ना खरीदें। ये क्या नाम क्या था इसका? इसका ईद का दिन। ईद का दिन, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? ये फिर इन्हीं को घोर रही है। मैं ये कहना चाहूँ ईदी के बटवे में घूम है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ईदी का बटवा जरूर खरीदते और मेहनत करके उसके अंदर पैसे डालते। कहाँ से लेना था? नहीं, देखिए कुछ भी किया जा सकता है, वक्त है इस वक्त कुछ जिसके पास, उसके पास तो पैसे ही इतने थे। हाँ। उसने ईदी जितनी लेनी थी वो ले ली थी। मैं हमेशा सोचती हूँ हमने भी जिंदगी एक दफा ली हुई है वो अल्लाह मियाँ से, वो जिंदगी हमारी बड़ी महदूद है। सही कह रहे हैं। तो उसमें आप जितना एफर्ट करके हासिल कर सकते हैं, उससे अगर आप ज्यादा की ख्वाहिश करेंगे तो जो आपके पास एफर्ट का वो भी निकल जाए। आप उसमें एक अमेंडमेंट करें, उसमें नीचे लिखें कि वो बच्चा जब देखता है उसे परेशानी से, उसके बाद रिफत के पास जाता है, वो इसे ईदी देती है, वो उसमें डालता है। ये अपनी अमेंडमेंट कर दे ताकि मसला हल हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी बेटी ने 1 साल की जब ये थी, अब माशाल्लाह को 21 की हो रही है। 1 साल से लेके अभी तक की आखिरी जो भी उसने ईदी ली है वो अभी तक बटवे में संभाल के रखी है। ये हमेशा वाली बात है। बदल गया है। नहीं, उन्हें कहीं खर्च करें, चाहे बदल गया है, चाहे इस तरह से तो बच्चों के ईदियां जमा कर करके उसे खजाने की वजारत दीजिए। हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब यही बात हमीद साहब कह रहे हैं कि जो कुछ जिंदगी में आपके अच्छी चीजें हैं या हैं वो उनको इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। जो खाली बटवे वाली बात करें ना, ये वही खाली बटवे वाली बात है कि अगर उसने संभाली बहुत अच्छी बात है,
कि उसको सेविंग की आदत ये है। वो मनी नहीं है ना, वो उसको मनी के तौर पे नहीं हम देख रहे ना, उसको उस मोहब्बत के तौर पे देख रहे हैं। किसी ने अपनी जब मैं- आयत से दिया है। मेरी माँ ने जब मैं पैदा हुई पहली ईदी दी और जो अब तक की आखिरी ईदी दी वो उसने अपने बटवे में संभाल के ये रखी प्यार और हुई है। मोहब्बत है। जिस तरह मैंने उसकी तस्वीरें जो हैं वो पहले साल से लेके 21वें साल तक की सारी तस्वीरें घर में लगाई हुई हर हैं। एक साल, 2 उसने साल में। मेरी सारी ईदी अपने बटवे में रखी है। प्यार को प्यार से मोहब्बत रहो। ये जो प्यार है ना बस इसकी तो कोई कीमत यही नहीं। बरकरार इसी है। हवाले से मैं एक बात करूंगी कि मेरी आदत थी मैं मेरे घर में कोई भी चीज मेरे लिए आनी तो मैंने उसका पैकेट तक संभाल के रखना, तो मेरे पास ना डंप हो जानी यूं करके चीजें। तो अम्मी ने देखा, तो अम्मी ने मुझे एक दिन बुक दी जिसके ऊपर लिखा था द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स। नीचे लिखा था कि जिंदगी में चीजें खोने का हुनर जानो वरना बहुत तकलीफ अगर आप चीजें नहीं क्या निकालेंगे बात तो है। नई चीजों की जगह नहीं बनेगी। जगह नहीं बनेगी। और हर चीज का हिसाब होता है। तो मैं वहाँ अपने माँ बाप पे प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने हमारी नेचर को देखते हुए उसी वक्त हमें साथ में एक या तो स्टोरी सुनाई या लिटरेचर की कोई बुक दी कि यहाँ तुमने कैसे, यहाँ नहीं अटक नहीं जाना। नहीं, बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त बात है। बस जी अब मेरे इसी ख्याल नोट में के साथ इजाजत लें क्योंकि बिल्कुल। ट्रांसमिशन का वक्त अब खत्म हुआ चाह रहा है। ख्वातीन और हज़रात, आपके साथ ईद का दूसरा दिन गुजारा हमने, हमारे मेहमानों ने। उम्मीद करते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्लीज़ मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, हाथ धोएं हर आधे घंटे के बाद। एहतियात लाजमी है क्योंकि कोरोना जो है ये एक वबा है और इसकी इससे शिफा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिफाजत में है कि आप हिफाजती तदाबीर जो है अख्तियार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फारूक हसन समरा को दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।